नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं ज्ञान मशीन का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम अपने फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। वैसे तो ये चैप्टर काफी ज्यादा विस्तृत और ब्रॉड है, लेकिन हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे। दोस्तों, भारत का संविधान अपने नागरिकों को उनका जीवन स्वाभिमान के साथ जीने के लिए और उनके मानव अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ अधिकार प्रदान करता है उन्हें, जिसको कि हम मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। तो फिर दोस्तों, इन मौलिक अधिकारों के बारे में अध्ययन करने से पहले हम इनसे संबंधित कुछ फैक्ट्स को जान लेते हैं। फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट अमेरिका के संविधान से लिया गया था और इसका वर्णन हमारे संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच देखने को मिल जाता है। दोस्तों, इससे संबंधित एक दूसरा फैक्ट ये है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं और नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर इसे आम नागरिकों के लिए रद्द भी किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, उस वक्त भी दो फंडामेंटल राइट्स ऐसे होते हैं, या फिर कहें तो दो आर्टिकल्स ऐसे होते हैं फंडामेंटल राइट्स के, जो उस टाइम भी एक्टिव रहते हैं और उन्हें नहीं हटाया जा सकता। वो होते हैं दोस्तों आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। इन दोनों आर्टिकल्स के बारे में हम दोस्तों वीडियो में आगे जानेंगे। और दोस्तों, एक तीसरा फैक्ट ये है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ और पहली बार फंडामेंटल राइट्स संविधान में प्रस्तुत किया गया, तो फिर उसमें कुल 7 फंडामेंटल राइट्स हमारे देश के नागरिकों को प्रदान किए गए थे। लेकिन संविधान में जब 44वां संशोधन हुआ 1978 में, तो फिर इसको हटा दिया गया। दोस्तों, वो था संपत्ति का अधिकार। दोस्तों, भारत का संविधान भारत के नागरिकों को कुल 6 फंडामेंटल राइट्स से प्रदान करता है, जिनमें से पहला है समानता का या समता का अधिकार। इसके अंतर्गत दोस्तों कुल 5 आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। अगर दोस्तों इन्हें हम संक्षिप्त में समझने का प्रयास करें तो इसका संक्षिप्त मतलब ये निकलता है कि देश में जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो कानून व्यवस्था में हो, नौकरियों में हो या फिर किसी भी क्षेत्र में हो। छूत अछूत को भी दंडनीय अपराध माना जाएगा और पहले से चली आ रही उपाधियों का अंत होगा और केवल सैनिक क्षेत्र में उपाधियां दी जाएंगी और कुछ एकेडमिक क्षेत्र में उपाधियां दी जाएंगी। और दोस्तों, इसके अलावा भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से कोई भी उपाधि बिना राष्ट्रपति के आज्ञा के प्राप्त नहीं कर सकता। इसके लिए उसको राष्ट्रपति का आज्ञा लेना अनिवार्य होगा। तो ये था दोस्तों समानता का या समता का अधिकार। दोस्तों, हमारा दूसरा फंडामेंटल राइट है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके अंतर्गत कुल 4 आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 19, 20, 21 और 22। तो दोस्तों, आर्टिकल 19 के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स आते हैं, वो उन पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। आर्टिकल 19A दोस्तों में बोलने की स्वतंत्रता देता है और इसी के तहत दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता भी निर्धारित की जाती है हमारे देश में। दोस्तों, आर्टिकल 19B हमें शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता देता है। दोस्तों, इसी का 19C हमें संघ बनाने की भी स्वतंत्रता प्रदान करता है और 19D देश के किसी भी हिस्से में हमें आने जाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है और इसी के साथ साथ 19E हमें देश के किसी भी हिस्से में निवास करने और वहां बसने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। दोस्तों, इसमें एक अपवाद हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर का, लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद अब वो भी अपवाद खत्म हो गया है। अब दोस्तों, इसमें आर्टिकल 19F भी एक आता है, जो कि किसी भी व्यक्ति को कुछ भी व्यापार करने की और अपनी जीविका चलाने की स्वतंत्रता देता है। यानी कि पहले के समय में जो जाति के आधार पर व्यापार का निर्धारण हो जाता था, उस पर अब एक निषेध लग गया है और कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से जो चाहे वैसा व्यापार कर सकता है। दोस्तों, अब हम आते हैं आर्टिकल 20 पे। दोस्तों, आर्टिकल 20 के अंतर्गत अपराधों के लिए दिए जाने वाले सजा के संबंध में संरक्षण का प्रावधान है। इसमें दोस्तों कुल 4 पॉइंट होते हैं, जिनमें से पहला पॉइंट हमें ये बताता है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक उस पर लगे हुए सभी आरोप सिद्ध ना हो जाएं। दूसरा पॉइंट हमें ये बताता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके अपराध के लिए, उस अपराध के लिए तय किए गए सजा से अधिक सजा नहीं दी जा सकती। तीसरा पॉइंट हमें यह बताता है दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जा सकता है, एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता है। चौथा पॉइंट हमें यह बताता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए या फिर सबूत पेश करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इसके पश्चात हमारे सामने आता है आर्टिकल 21
जो कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी, जो कि हमें ये बताता है कि भारत का हर एक नागरिक अपनी जीवन की सुरक्षा कर सके और उसके व्यक्तिगत आज़ादी भी बनी रहे, यानी कि उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी मिलती रहे। दोस्तों, आर्टिकल 21 को हम राइट टू प्रिवेसी के नाम से भी समझ सकते हैं। दोस्तों, ये दोनों आर्टिकल्स 20 और आर्टिकल 21 आपातकाल के दौरान भी लागू रहते हैं, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आता है आर्टिकल 22। दोस्तों, ये आर्टिकल कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है। दोस्तों, अब हम आते हैं अपने तीसरे फंडामेंटल राइट पे, जो कि है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके अंतर्गत दोस्तों 2 आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 दोस्तों हमें ये बताता है कि भारत में मानव शरीर का खरीद फरोख्त करना गैर कानूनी है और किसी से जबरदस्ती श्रम लेना या बेगारी देना भी गैर कानूनी है। दोस्तों, आर्टिकल 24 हमें ये बताता है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों से जबरदस्ती का श्रम लेना और उनसे जोखिम भरे कार्य करवाना भी गैर कानूनी है। दोस्तों, अब हम आते हैं अपने चौथे फंडामेंटल राइट पे, जो कि है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंदर दोस्तों कुल 4 आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28। आर्टिकल 25 हमें ये बताता है कि देश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, उसे अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी। लेकिन अगर सरकार को इससे सामाजिक व्यवस्था बिगड़ती हुई दिखाई देती है तो वो इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। आर्टिकल 26 हमें ये बताता है कि धार्मिक व्यवस्था के निर्माण हेतु हमें धार्मिक संस्था बनाने का अधिकार प्राप्त होगा और उस संस्था को चलाने के लिए और उस संस्था के प्रबंधन को चलाने के लिए हमें धन अर्जित करने का भी अधिकार प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों, आर्टिकल 27 हमें साथ ही साथ ये भी बताता है कि आप किसी व्यक्ति को किसी धार्मिक संस्था के भरण पोषण के लिए या फिर किसी भी संप्रदाय विशेष के भरण पोषण के लिए चंदा देने को बाध्य नहीं कर सकते हो। दोस्तों, इसके साथ ही आर्टिकल 28 हमें यह बताता है कि सरकारी सहायता प्राप्त कोई भी शिक्षण संस्थान अपने यहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार हमारा 5वां फंडामेंटल राइट है। ये अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करते हैं। इसके अंदर कुल 2 आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 के अनुसार भारत के नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार प्राप्त है, और वहीं आर्टिकल 30 सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपने धर्म या भाषा पर आधारित अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं का स्थापना करने का और उन पर प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। दोस्तों, 6वां सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट है हमारा संवैधानिक अधिकार, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इसके तहत दोस्तों अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो फिर आप आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो, और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस संबंधित अधिकारी को 5 तरह के रेमेडीज में से कोई एक रेमेडी जारी कर सकता है और उससे प्रश्न पूछ सकता है। इसीलिए दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा तक कहा है। तो फिर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। मैंने इस वीडियो में प्रयास किया कि हम अपने फंडामेंटल राइट्स को शॉर्ट में समझने का प्रयास करें। अगर दोस्तों आपको इसके बारे में और डीप जानना है तो फिर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आप देख रहे थे ज्ञान मशीन का यूट्यूब चैनल और मैं हूँ अभिषेक। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।